जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। प्यारे बच्चों, मेरी बेसुरी आवाज़ में आपने गीत तो सुना और आप इस गीत के मायने ज़रूर समझो। गीत की लाइनें हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। पुराने ज़माने के गीतों का अपना एक अलग अंदाज़, अपनी एक अलग खूबसूरती, अपना एक अलग मीनिंग हुआ करता था। आज के ज़माने में गाने आते हैं बाला बाला बाला, समझ नहीं आता कि गाना बना क्यों है, गाने का मीनिंग क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने गीत सुना करो, है ना। अगर नहीं सुनना है तो कम से कम उनकी जो लाइनें लिखी हैं उनको पढ़ा करो और उनको फील किया करो। और जो बात लिखी है बच्चे, बहुत सत्य बात लिखी है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, दोबारा नहीं आते, लौट के नहीं आते। इसलिए बच्चे प्रेजेंट को इतना बेहतर जियो ताकि जब ये प्रेजेंट पास्ट बने, जब ये प्रेजेंट बीत जाए तो आपको उस प्रेजेंट पे अफसोस ना हो। तो जो बीत गया बच्चे, हमें उस पर ताकि अफसोस ना हो। हम कभी भी ये ना कहें कि काश मैंने उस व्यक्ति का दिल ना दुखाया होता, काश मैंने उस वक्त उसकी हेल्प कर दी होती, काश मैंने ऐसा किया होता। क्योंकि मेरी हेल्प करने से ना करने से उस व्यक्ति का काम तो रुका नहीं होगा, उसके दिल में चोट तो पहुंची होगी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब मैं कहना ये चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आप किसी व्यक्ति को अतिरिक्त कुछ दे नहीं सकते, बस आप उसे अपने विचारों की कोमलता दीजिए, अपने विचारों की मधुरता दीजिए, ताकि उसे जीवन का एक सही एहसास मिले। हम ऐसा काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखी हो, जिससे किसी को बुरा लगे, जिससे किसी को गंदा फील हो। हम हमेशा अपने विचारों की सुंदरता, अपने विचारों की मधुरता, अपने विचारों की कोमलता, विनम्रता सामने वाले व्यक्ति से प्रस्तुत करें, ताकि उस व्यक्ति को एक सुखद एहसास हो आपसे मिलने पर। प्यारे बच्चों, आज के दौर में हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने में लगा है। ये नहीं पता उसे खुद कि वो कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में लगा है। इस सही साबित करने के चक्कर में हम सामने वाले के एहसासों में कितनी कठोरता, कितनी बर्बरता और कितनी खुरदरापन छोड़ जाते हैं, इसका आपको एहसास नहीं होता। तो अगर आप किसी व्यक्ति के विचारों में, किसी व्यक्ति के एहसासों में मधुरता, विनम्रता और कोमलता का एहसास छोड़ेंगे, तो आपका जब ये प्रेजेंट पास्ट बनेगा तो आपको अपने उस पास्ट पे, अपने उस प्रेजेंट पे जो बीत गया है, हमेशा के लिए गर्व होता रहेगा। तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि आज हम ये समझिए कि ये पल बीत जाने वाला है और इस वक्त मुझे सही करना है। अगर मैं इस वक्त सही करूँगा तो इतिहास में मैं सच्चा व्यक्ति दर्ज हो जाऊँगा। अगर मैं इस वक्त में गलत करूँगा तो जो मेरा इतिहास बनने वाला है वो सिर्फ गलत का इतिहास बनने वाला है। इसीलिए देखो, जो पुराने हमारे महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हों, उन सब के ज़िंदगी से जुड़े हम जब मुद्दों को पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, तो उनमें सिर्फ अच्छा मिलता है। क्योंकि उन्होंने अपने वर्तमान में, अब तो भूतकाल हो चुका है, अब तो पास्ट हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने प्रेजेंट में अच्छे कार्य ही किए थे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है आव्यूह मैट्राइसेस। ये नवोदय मैथमेटिक्स में क्लास 12th में चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी में भी ये सिलेबस है। तो हम 1 बाय 1 दोनों एक्सरसाइज कवर करते हैं। आपको पता है, पहले हम नवोदय एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, उसके बाद हम एज अ रिवीजन या फिर हम कैसे भी कहें एनसीईआरटी भी कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आव्यूह है ये कोई रॉकेट साइंस वाला टॉपिक तो है नहीं। जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करते थे कि ये एकदम से बहुत ही आधुनिकता लाने वाले टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक कोई रॉकेट साइंस वाला तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये टॉपिक ना होता तो आज हमारे बड़ी मिसाइलें, बड़े आधुनिकता के उपकरण ना बनते। लेकिन हाँ, इस टॉपिक का भी अपना एक अलग महत्व है। ये टॉपिक हमारे गणित की समस्याओं को व्यवस्थित करता है। ये टॉपिक हमें बताता है कि हम किस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से, एक अरे बनाकर, एक बढ़िया सा मैट्राइसेस बनाकर उसे कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस अवधारणा की, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट
आर्थर, ब्रिटिश साइंटिस्ट ना बोल के ब्रिटिश मैथमेटिशियन बोलें, ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने सबसे पहले यह अवधारणा दी थी। और जब आर्थर केले ने मैट्राइसेस के बारे में दुनिया को बताया, हमें बताया, तब लोगों ने उनकी बात को बहुत सीरियस नहीं लिया। लोगों को लगा ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई मैथ का बेहतर टॉपिक नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के जब महान साइंटिस्ट, महान भौतिक शास्त्री, महान फिजिशियन हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, तो उनके अनिश्चितता का सिद्धांत आसानी से समझना इतना आसान नहीं था बच्चे, मतलब उसको समझाना इतना आसान नहीं था। तो हाइजेनबर्ग ने अपने क्वांटम फिजिक्स के, क्वांटम थ्योरी के अनिश्चितता के सिद्धांत को मैट्राइसेस के यूज से ही समझाया। तब लोगों को जाके पावर ऑफ मैट्राइसेस पता लगा कि आव्यूह के क्या उपयोग हैं। तब जाके लोगों को लगा नहीं, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों के सिलेबस में ये टॉपिक रखना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स के बड़ी बड़ी समस्याओं को आसान तो कर ही सकता है, व्यवस्थित तो कर ही सकता है। इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और मैंने पहले ही बोला था बच्चे कि आप जो टॉपिक पढ़ो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आपके लिए क्यों है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में क्यों है। अगर आपको नहीं पता कि कोई भी टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई नहीं करते हो, आप बेसिक के साथ पढ़ाई नहीं करते हो। और अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ नहीं पढ़ते हो बच्चों, तो ये मान के चलो कि आने वाले समय में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ पढ़ाई की फील्ड में भी और अन्य फील्ड में भी उठानी पड़ेंगी। जैसा कि मैं अपने क्लास में हमेशा कहता हूं बच्चों से कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं, ज़िंदगी के हर मुद्दे बेहद आसान हो जाते हैं। तो अब प्यारे बच्चे, आव्यूह को समझने के लिए हम 2-4 छोटी मोटी बातों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है, सबसे पहला जो कीवर्ड है प्यारे बच्चों, वो है अदिश राशियाँ। तो प्यारे बच्चे हम देखेंगे कि अदिश राशियाँ क्या हैं। अदिश राशियाँ, तो अदिश राशियाँ, तो प्यारे बच्चों अदिश राशियाँ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, SCALARS, स्केलर्स कहते हैं प्यारे बच्चों। तो स्केलर्स या फिर अदिश राशियाँ आपने 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ी होंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्केलर वो राशियाँ होती हैं, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो गणित के नियमों का पालन करती हैं, जो गणित के बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं, मतलब जिन्हें गणित के सामान्य नियमों के द्वारा जोड़ा जा सके, घटाया जा सके, गुणा किया जा सके, भाग किया जा सके, उनका एलसीएम निकाला जा सके, उनका एचसीएफ निकाला जा सके। तो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, अगर वो जिन नंबरों पर, जिन क्वांटिटीज़ पर, जिन राशियों पर परफॉर्म हो सकें, उन राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। तो यार बच्चों आगे हम पढ़ेंगे इसमें अगला जो टॉपिक है, अगला जो डेफिनेशन है वो है पंक्ति। वह प्यारे बच्चों पंक्ति को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं रो। तो प्यारे बच्चों रो क्या होता है, इसमें आपके नवोद में लिखा हुआ है, वह डेफिनेशन पढ़ता हूँ कि क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं। तो क्षैतिज का मतलब प्यारे बच्चों होता है हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल को ऐसे समझो कि वह रेखा जो हमें हमारी धरती माता के समानांतर समझ में आती है, हमारी धरती माता के पैरेलल खींचे गए समझ में आती है, उसे हम क्षैतिज रेखा या फिर हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें जो हॉरिजेंटल लाइन में मिलेगा उसे हम रो बोलेंगे, उसे हम पंक्ति बोलेंगे। उसके बाद अगला है प्यारे बच्चों कॉलम या फिर स्तंभ। क्या है प्यारे बच्चों, स्तंभ। स्तंभ क्या होता है, स्तंभ आपके इसी पंक्ति का, रो का जस्ट अपोजिट है, COLUMN। तो प्यारे बच्चों कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है प्यारे बच्चों जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम स्तंभ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब बच्चे परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो लाइन जो हमारी धरती माता पे परपेंडिकुलर है उसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो जो चीज़ें हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में मिलेंगी प्यारे बच्चे, उसे हम क्या बोलेंगे,
स्तंभ बोलेंगे या फिर कॉलम बोलेंगे। तो प्यारे बच्चे हम 2 बात जान चुके हैं, 3 बात जान चुके हैं। पहली बात स्केलर्स क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। तो ऐसी राशियाँ जो गणित के सामान्य नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। और फिर हमने देखा रो मतलब पंक्ति, तो जो हमें पड़ा हुआ मिलेगा उसे हम बोलते हैं रो या फिर पंक्ति, और जो हमें लंबवत खड़ा हुआ मिलेगा उसे हम बोलते हैं स्तंभ या फिर कॉलम। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अब एक और कीवर्ड आएगा, आपको केवल समझना है, ये आपको लिखना नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैट्राइसिस किन किन चीज़ों से बना है। तो यहाँ पे आव्यूह, यहाँ पे हम बात कर रचना की, रचना को बोलते हैं ARRAY। तो रचना जो आपने अभी कॉलम और रो पढ़ी है, जो आपने अभी स्तंभ और पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उन्हीं से हमारा कंप्लीट होता है एक एरे। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि आपके नवोध में डेफिनेशन क्या दी है। तो राशियों का वह समूह जो कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों से मिलकर बना होता है उसे हम अरे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अरे मतलब रचना। रचना क्या है प्यारे बच्चों कि जब भी हम कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, कुछ चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, जैसे मान लो कि ईंटें रखी होती हैं, जो जैसे आप देखे होंगे जहाँ घर बन रहा होता है वहाँ बहुत सारी ईंटें बढ़िया एक सजा के रखी रहती हैं। तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये ईंटों की रचना है, ये ईंटों का अरे है। तो प्यारे बच्चों अरे मतलब कि जैसे मान लो ABCDEF, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया एक हमारा पंक्ति हो गया। अब हम बोल दें कुछ भी बोल दें PQRSTUVWXYZ और T बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारी रो है, ये हमारी रो है, ये हमारी रो है। इसमें 3 रो हैं। इसमें कितने रो है बच्चे, रो 3 है। और ऐसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये 5वां कॉलम, ये 6ठा कॉलम। तो हमारा जो कॉलम है प्यारे बच्चों, जो स्तंभ है वो 6 है। तो ये जो व्यवस्था है ABCDEF, ये जो पूरा मैंने लिखा है, तो जो इनको रखने के बाद जो सिस्टम बनता है बच्चे, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अरे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम ये समझ लें कि यही जो अरे है, जब इस अरे में हम ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यही अरे प्यारे बच्चों मैट्राइसेस बन जाता है, आव्यूह बन जाता है। इसका मतलब जैसे ABCDEFGHI, तो यह एक अरे है बच्चे, यह एक रचना है। रचना क्या होती है, ऐसा समूह जो कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, रचना कहते हैं, अरे कहते हैं। अरे क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बना होता है सम रोज एंड सम कॉलम्स, उसे हम अरे कहते हैं। और प्यारे बच्चे जब हम इस एरे में, जब हम इस रचना में ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये जो हमारा एरे है, ये जो हमारा रचना है, वो बन जाता है आव्यूह, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मैट्राइसेस। तो अब आप समझ गए। सबसे पहली चीज़ ये क्या है, ये जो ABC प्यारे बच्चे ये स्केलर हैं, ये अदिश राशियाँ हैं, ये अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों को हम पंक्तियों में और स्तंभों में रख सकते हैं। मतलब अदिश राशियों को लिखने के तरीके क्या हैं, या तो हम रो वाइज लिखें, क्षैतिज लिखें, है ना, मतलब कि पैरेलल टू अर्थ लिखें, या तो हम कॉलम वाइज लिखें, परपेंडिकुलर लिखें। तो जब हमने अपने अदिश राशियों को क्या लिखा, क्षैतिज लिखा, है ना, तो वो क्या बन गया, रो बन गया। और जब मैंने उनको परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखा तो वो क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो रो और कॉलम की जो व्यवस्था बनी उसे हमने क्या बोल दिया बच्चे, एरे बोल दिया, रचना बोल दिया। और उस रचना में, उस एरे में जब हमने क्या लगा दिया बच्चे, ब्रैकेट लगा दिया, तो मैट्राइसेस के फॉर्म में आ गया। तो हमें क्या मिल गया बच्चे, मैट्राइसेस मिल गया। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम, और देखते हैं इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ है एक M क्रॉस N आव्यूह की परिभाषा, एक M क्रॉस N आव्यूह की, MYN बोलते हैं इसको, एक MYN आव्यूह की परिभाषा।
एक m बाई n आव्यूह की परिभाषा। तो प्यारे बच्चों जो m बाई n आव्यूह है इसको हम समझ लें तो हमारी पूरी कहानी, रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, है ना, सारा कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब एक m बाई n आव्यूह बनाता हूँ प्यारे बच्चों। तो सपोज़ करें जैसे हमारा ये पहला एलिमेंट है A11, A12, A13 डॉट डॉट करके प्यारे बच्चों इसे हम A1 और n बोल सकते हैं। ऐसे ही A21, A22, A23 और डॉट डॉट करके A2n बोल सकते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर आप करते जाओगे तो ये 1 2 जैसे 1 ये देखो ये जो चीज़ें ना 1 1 लिखा है, 1 1 का मतलब है m बाई n। पहले समझो m बाई n है क्या। m डिनोट करता है रोज़ को, पंक्तियों को। n डिनोट करता है बच्चे कॉलम को, स्तंभों को। जो पहला है वो ये बताता है कि कौन सी पंक्ति है, कौन सी रो है, और जो दूसरा है ये बताता है कि कौन सा स्तंभ है, कौन सा कॉलम है। तो जब मैं 1 1 पे हूँ बच्चे, देखो ये हमारी पहली रो है, ये हमारा R1 है, हमारी पहली रो है। तो पहली रो और ये हमारा पहला स्तंभ है, तो 1 1 हो गया बच्चे। पहली रो और ये हमारा दूसरा स्तंभ है, दूसरा कॉलम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 हो गया। अभी फर्स्ट रो ही चल रही है बट कॉलम क्या आ गया, थर्ड आ गया, तो 1 3 हो गया। अभी बच्चे फर्स्ट रो ही चल रही है तो रो के स्थान पे 1, लेकिन एक कॉलम कौन सा है, nवा कॉलम है। कौन सा कॉलम बच्चे, nवा कॉलम है, तो ये 1n आ गया। अब यहाँ पे आगे बच्चे ये हमारा सेकंड रो है। क्या है बच्चे, सेकंड रो है। तो जब ये हमारा सेकंड रो है, सेकंड रो में कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये 2 1 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो तो अभी सेकंड ही है, अब कॉलम भी सेकंड हो गया, तो 2 2। रो तो सेकंड ही है, कॉलम थर्ड आ गया बच्चे, तो 2 3। ऐसे रो तो अभी सेकंड ही है, कॉलम nth आ गया, तो 2n आ गया। ऐसे करते करते प्यारे बच्चों कितनी रोज हैं, m बाई n मतलब m रोज हैं और n क्या है बच्चे, कॉलम हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करो, कम से कम मुझे बताओ, कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ, कम से कम टेलीग्राम ग्रुप में बताओ, कम से कम। तब तो मैं जानूंगा कि बच्चों को कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उनका हम निराकरण करेंगे प्यारे बच्चों। नहीं तो कैसे बता पाएंगे आपको, है ना। तो अब करते करते बच्चे हम बहुत सारी, हमारे पास m रो है, तो हम पहुंच गए बच्चे m रो में। तो ये m रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, 1 है। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये हमारा m रो है लेकिन कॉलम क्या है, 2 है। और ये हमारा प्यारे बच्चों m रो है और कॉलम 3 है। ऐसे करते करते ये हमारा m रो है और n कॉलम है। तो इस तरीके से अभी प्यारे बच्चों क्या हुआ, अब इसको समझ लो। ये रो है, ये रो है, ये रो है, और ये क्या है बच्चे, कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है। ये इंडिविजुअल जो A11 है, A12 है प्यारे बच्चों, इसे हम एलिमेंट कहते हैं, हिंदी वाले इसे अवयव कहते हैं। और इसे हम फिलहाल क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ स्केलर आइडेंटिटी। ये क्या है प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो जब हमने स्केलर क्वांटिटी को, अदिश राशियों को पंक्तियों और स्तंभों में लिखा तो हमें क्या मिल गया, एरे मिल गया, रचना मिल गई। और जब मैंने इसमें ये ब्रैकेट लगा दिया बच्चों तो ये हमें क्या मिल गया, आव्यूह मिल गया। अब आव्यूह का ऑर्डर होता है, ऑर्डर आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी लिख लो। ऑर्डर है आव्यूह का M/N। M/N का मतलब ऑर्डर का मतलब किसी आव्यूह का ऑर्डर, किसी आव्यूह की कोटि कहते हैं हिंदी में। वो ये बताता है कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर हो गया M/N मतलब m पंक्तियां हैं और n क्या है प्यारे बच्चों, स्तंभ हैं। तो बस मैं इसमें बताना ये चाहता था कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं। M/N आव्यूह का मतलब ये होता है कि m नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या क्या है बच्चे, n है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में ना आया करे तो पूरा पूरा बताया करो, है ना।
अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब ये कहता है कि आप बच्चों को ये भी बताएं कि m/n आव्यूह की विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ m/n मैट्राइसेस। तो प्यारे बच्चों m/n मैट्राइसेस की प्रॉपर्टी जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है नंबर एक ये होती है प्यारे बच्चों कि इसमें जो m/n का आव्यूह है इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है बेटा, m होती है। पंक्तियों की संख्या m होती है प्यारे बच्चे। नंबर दो प्रॉपर्टी है इसमें स्तंभों की संख्या, पंक्ति मतलब रो, स्तंभ मतलब कॉलम, इसमें स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या जो है इसमें स्तंभों की संख्या प्यारे बच्चों n होती है। स्तंभों की संख्या कितनी होती है बच्चे, n होती है। नंबर 3 इसमें कुल अवयवों की संख्या, इसमें कुल अवयवों की संख्या, अवयवों मतलब एलिमेंट, अवयवों मतलब बच्चे एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट्स है ना। अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या m/n होती है, मतलब mn होती है। और प्रॉपर्टी है बच्चे 4th नंबर प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि एक पंक्ति में है ना, एक पंक्ति में उतने ही अवयव होते हैं, एक पंक्ति में उतने ही अवयव होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, एक रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने क्या हैं, स्तंभ हैं। ये सब मैं समझाऊंगा बच्चे। और ऐसे इसका वाइस वर्सा 5th नंबर, एक स्तंभ में उतने ही अवयव होते हैं, जितनी पंक्तियां हैं, जितनी क्या है प्यारे बच्चों, पंक्तियां हैं। अब मैं इन सबको आपको समझाता हूं। तो अब मैं ये m/n की प्रॉपर्टी है, m मतलब नंबर ऑफ रोज, मतलब किनकी संख्या बच्चों, पंक्तियों की संख्या है ना, नंबर ऑफ रोज। और n मतलब होता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ कॉलम क्या बोलते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो m बताता है कितनी पंक्तियां हैं और n बताता है कितने स्तंभ हैं। तो अब मैं एक छोटा सा आव्यूह लेता हूं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 8 7 और 9, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ बच्चे इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। तो पंक्ति मतलब रो, ये पहली पंक्ति, ये बच्चे दूसरी पंक्ति, ये बच्चे तीसरी पंक्ति, मतलब पंक्ति कितनी है बच्चे, 3 है। अब ये प्यारे बच्चों पहला कॉलम, ये प्यारे बच्चों दूसरा कॉलम और ये प्यारे बच्चों तीसरा कॉलम, मतलब कॉलम भी कितने हैं बच्चे, 3 है। तो ये m/n के स्थान पे प्यारे बच्चों, m/n के स्थान पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, m/n के स्थान पे 3/3 हो गया। लेकिन 3/3 से उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं इसको कर देता हूं 3/4, मतलब 7 8 9, एक कॉलम में और बढ़ा देता हूं प्यारे बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, कॉलम कितने हो गए प्यारे बच्चों, 4 हो गए। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, मतलब ये 3/4 का मैट्राइसिस हमको मिल गया। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहला इसमें पंक्तियों की संख्या m होती है ना। हम जैसे ही हम m/n, अगर हम 3/4 की बात कर रहे हैं तो m/n की बात कर रहे हैं, तो m है 3 और n है बच्चे 4। तो अगर हम m/n आव्यूह की बात करें तो पंक्तियों की संख्या m होती है। तो अगर हम 3/4 आव्यूह की बात करें तो पंक्तियों की संख्या 3 है। सेकंड है स्तंभों की संख्या, n है मतलब 4 है, इसमें 4 है, 1 2 3 4 है। 3/4 का मतलब 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरा कहता है इसमें कुल अवयवों की संख्या बच्चे m × n होती है। मतलब आपको ये पता लग जाए कि अगर 3 पंक्तियां हैं
और 4 स्तंभ हैं तो कुल कितने एलिमेंट उसके अंदर हैं बच्चे? तो कुल एलिमेंट होते हैं m इंटू एन, मतलब 3 गुणे 4, मतलब प्यारे बच्चों 12 होनी चाहिए। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए बच्चे के नहीं हो गए? तो ये भी सही हो गया। इसमें कहता है एक पंक्ति में उतने ही अवयव होते हैं जितने स्तंभ हैं। ये प्यारे बच्चों हमारी क्या है? ये हमारी पंक्ति है, रो है। तो कहता है रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होते हैं जितने स्तंभ हैं। तो गिन लो, हमारे पास 4 स्तंभ हैं, एक रो में 1 2 3 4 एलिमेंट ही हैं। आई बात समझ में? अब ये वाला कहता है कि एक स्तंभ में उतने ही अवयव होते हैं जितनी पंक्तियां होती हैं प्यारे बच्चों। तो एक स्तंभ ये हुआ हमारा, इसमें एलिमेंट कहता है उतने ही होंगे जितने आपके पास रो हैं। तो रो 3 है, चेक कर लो, 1 2 3 एलिमेंट भी आ गए। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा बेसिक जो है इसका जान गए हो। अगर आप इतना स्किप भी करना चाहो बच्चों, तो जो मैंने ये पढ़ाया था अगर आप स्किप भी करके आए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बुक में था तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट था नहीं कि आप ये समझ ना पाए प्यारे बच्चों। तो मैं क्या है बच्चे लोग, अब स्टार्ट करता हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सपोज करें अगर आपके पास ABCD EFGH IJKL है, L है, और कर लेते हैं MNOP है प्यारे बच्चों। अगर ये एक मैट्राइसिस है तो यहाँ पे मैट्राइसिस का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि मैट्राइसिस में कितने कॉलम और कितने रो और कितने कॉलम हैं। पहले रो लिखा जाता है बच्चे, जो डिनोट करता है M को, और फिर N लिखा जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो है ना बच्चे, ऐसे थर्ड रो और फोर्थ रो, मतलब हमारा जो इसमें रो है 4 है, 1 2 3 4, और 4 ही प्यारे बच्चों इसमें कॉलम है। तो ये कहलाएगा 4x4 का मैट्राइसिस। और इनको कहते हैं बच्चे रो, इनको कहते हैं बच्चों रो। इनके अंदर जो एलिमेंट है ये R1 के एलिमेंट है। तो कोई कहे R1 के एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट ऑफ R1 है प्यारे बच्चों A B C और D। और इनको कहते हैं प्यारे बच्चों कॉलम। हमारे पास कॉलम 4 हैं, C1, यह हो गया C2, यह हो गया C3, यह हो गया C4। तो जो इसमें आएंगे बच्चे वो कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ कॉलम है बच्चों A E I और M। इतना अगर आप समझ गए हैं तो काफ़ी था। वो जो मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बताया आपको मैट्राइसिस, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि संकेतन, नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? नोटेशन बहुत सिंपल है बच्चे। जो मैट्राइसेस हैं उनका नोटेशन जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब A = हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी है। तो आव्यूह को दर्शाने के लिए, मैट्राइसेस को दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर वाले अक्षर। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे बच्चे, टाइप ऑफ मैट्राइसेस। टाइप ऑफ मैट्राइसेस, टाइप ऑफ मैट्राइसेस मतलब आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। तो पहला प्रकार है बच्चे वो है, कहता है स्तंभ मैट्रिक्स या फिर पंक्ति मैट्रिक्स। दोनों में से किसी एक को हम फर्स्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है प्यारे बच्चों, सबसे पहला है बच्चों पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्राइसेस। रो मैट्राइसेस। तो रो मैट्राइसेस का मतलब ये है बच्चे कि अगर किसी मैट्राइसेस में केवल सिंगल रो हो, सपोज करें A B C D, तो ये भी तो एक मैट्राइसेस है। इसमें क्या है, इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो बच्चे इसमें कितनी रो है, इसमें एक रो है केवल R1, तो रो है 1। इसमें कॉलम कितने हैं बच्चे, कॉलम है पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑर्डर है 1/4 है। 1/4 ऑर्डर है। मतलब जब केवल एक पंक्ति हो तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जब केवल एक रो हो तो उसे हम रो मैट्राइसेस कहते हैं।
अब अगला हम पढ़ते हैं बच्चे रो मैट्राइसेस के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों सेकंड नंबर स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह को हम बच्चे इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्राइसेस। तो प्यारे बच्चों कॉलम मैट्राइसेस, अगर कोई ऐसा मैट्राइसेस हो जिसमें केवल और केवल क्या हो प्यारे बच्चों, केवल एक रो हो, उसे हम स्तंभ मैट्राइसेस या कॉलम मैट्राइसेस या फिर स्तंभ आव्यूह कहेंगे। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो आपको पता है पहले रो आता है, तो नंबर ऑफ रो काउंट कर लें, R1 R2 R3 और R4। तो नंबर ऑफ रो क्या है प्यारे बच्चे, 4 है। और कॉलम कितने हैं, केवल एक कॉलम है, तो 4/1 का मैट्राइसेस हो गया। तो प्यारे बच्चों जब केवल एक पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह रो मैट्राइसेस, और जब केवल एक स्तंभ हो, एक रो हो, तो स्तंभ आव्यूह या फिर कॉलम मैट्राइसेस। तो कहने का मतलब जब पहला वाला 1 हो, रो वाला 1 हो, तो रो मैट्राइसेस, और जब कॉलम वाले के प्लेस में 1 हो तो कॉलम मैट्राइसेस। तो ये दो प्रकार की मैट्राइसेस हमने पढ़ ली। अब प्यारे बच्चों अगला है नल मैट्रिक्स। मैट्राइसेस कहें या फिर मैट्रिक्स कहें, बात एक ही है ना बच्चे। तो अब हम अगला पढ़ते हैं बच्चे, जो हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर है बच्चे नल मैट्रिक्स। तो NULLMATRIX, NULLMATRIX नल मैट्राइसेस, या फिर कहते हैं इसको शून्य आव्यूह। क्या कहते हैं बच्चों, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, सारे एलिमेंट क्या हो बच्चे, 0 हों। इन एलिमेंटों को आप इतने 9 0 को रख के क्या करोगे, वो तो 0 ही है ना। तो जब किसी मैट्राइसेस के अंदर सारे एलिमेंट 0 हों तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या फिर। तो प्यारे बच्चों हमारा जो अगला है फोर्थ नंबर मैट्राइसेस है बच्चों, वो है वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह या फिर प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE MATRIX स्क्वायर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ABCDEFGHI। तो अगर प्यारे बच्चों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन मैट्राइसेस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे बच्चे वर्ग क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, जब इसका ये भी A और ये भी A, जब लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई जब इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल हो तो उसे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब अगर कोई कहे कि वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होता है तो हम बोल देंगे बच्चे M/M। क्यों, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला मैट्राइसेस है वो है मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण क्या होते हैं पहले हम ये समझ लें। तो मुख्य विकर्ण क्या होते हैं। अब बच्चे एक बात ध्यान कर लो आप, अभी मैंने जो पिछला आव्यूह पढ़ा है वो पढ़ा है वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से लेकर हमें आगे जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होंगे ही होंगे। क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं विकर्ण पढ़ने वाले हैं, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब हमारा मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर वर्ग आव्यूह हो। तो अब यहाँ से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अब यहाँ से जितने आगे मैट्रिक्स मिलेंगे वो सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। मतलब अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर विविधताएं पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है और कितने प्रकार से इनको किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों जो मुख्य विकर्ण है इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर का हो
2 3 4 5 6 7 8 9। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो आपका जो लेफ़्ट का टॉप कॉर्नर है, जो लेफ़्ट का जो बायां साइड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसको लेकर अगर आप बॉटम का जो राइट साइड का बॉटम कॉर्नर है उसको मिलाओगे तो आपको एक डायगोनल मिलेगा। इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मुख्य विकर्ण। यही डायगोनल बच्चे क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कहलाता है। मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये मेन डायगोनल कहलाता है। क्या? लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर को मिलाने वाला जो एक डायगोनल दिखता है वो कहलाता है मुख्य विकर्ण। अब प्यारे बच्चों, ये जो 1 5 एंड 9 है ये कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। हिंदी में बोलेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस दिए गए आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव क्या क्या हैं, तो आप बोलोगे 1 5 और 9। अब बच्चे अगला जो है हमारा मैट्राइसिस, अगला जो हमारा मैट्रिक्स है, अगला जो हमारा आव्यूह है वह बच्चे विकर्ण आव्यूह। क्या है प्यारे बच्चों? विकर्ण आव्यूह। सब आप समझे रहना, है ना? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी आव्यूह में, अगर किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट होते हैं बच्चों, ज़ीरो हों, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मुख्य विकर्ण आव्यूह। सॉरी, इस प्रकार के आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। बात समझ गए बच्चे? एक ऐसा मैट्राइसिस बच्चों जिसमें मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो हों, ऐसे मैट्राइसिस को हम बच्चे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आई बात समझ में? देख लो यहाँ पे जो मेन डायगोनल है ये मुख्य विकर्ण है, ये बस नॉन जीरो है, 1 2 3 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं बच्चों? बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। और मैं किसी और ऑर्डर में देख लेता हूँ, जैसे मान लो 1 0 और 0 और 2। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। और आप इससे भी बड़ा ऑर्डर ले सकते हो, है ना? आप कोटि जो है, क्रम जो है कुछ भी हो, 1 0 0 0, है ना? फिर 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 और 5। तो प्यारे बच्चों, ये बना हमारा क्या? मुख्य विकर्ण बन गया। पहली बात तो वर्ग आव्यूह होना ही चाहिए, जितने हमारे पास पंक्तियां हैं उतने स्तंभ होने चाहिए, तभी मुख्य विकर्ण बनेगा। तो अगर मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हैं बच्चे? सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या कहते हैं बच्चे? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। अगला है बच्चे स्केलर मैट्रिक्स, या फिर इसे कहते हैं अदिश आव्यूह। तो अगला नंबर है, 7वां नंबर है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इसे कहते हैं बच्चे स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर हमारा जो मुख्य विकर्ण है उनके सभी अवयव समान हो जाए। जैसे मान लो अगर ये है 5 0 0 0 5 0, तो 0 0 5, तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चे, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी विकर्ण आव्यूह है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस पे क्या है? सारे अवयव क्या हैं? समान है। तो अगर विकर्ण आव्यूह के सारे अवयव, विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण वाले अवयव इक्वल हो जाएं, मतलब एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण वाले अवयव, मुख्य विकर्ण वाले एलिमेंट बराबर हों बच्चों, उसे हम क्या बोल देते हैं? अदिश आव्यूह बोल देते हैं। आप एक अंतर देख लो बच्चे, अगर a = 1 0 0 0 2 0 0 0 4 है, तो बच्चे ये भी एक
विकर्ण आव्यूह है, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। बस ये एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट, सभी अवयव समान हैं, तो इसको हमने अदिश आव्यूह बोल दिया। और यह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके एलिमेंट समान नहीं हैं। आप ये बोल सकते हो कि प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह तो है ही है। इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है? बिल्कुल है। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों? विकर्ण आव्यूह की परिभाषा होती है एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हों, तो विकर्ण आव्यूह है। तो ये विकर्ण आव्यूह भी है और ये अदिश आव्यूह भी है। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है? ये केवल और केवल क्या है? ये केवल और केवल विकर्ण आव्यूह है। ये अदिश आव्यूह है क्या? अदिश आव्यूह नहीं है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव बच्चे 0 नहीं हैं। तो ये विकर्ण आव्यूह कैसे हो जाएगा? अदिश आव्यूह कैसे हो जाएगा? अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो एक बार फिर सुनिए कि ये विकर्ण आव्यूह तो है, लेकिन ये अदिश आव्यूह नहीं है, क्योंकि अदिश आव्यूह में जरूरी है कि मुख्य विकर्ण वाले अवयव क्या हों? इक्वल हों। तो प्यारे बच्चे हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विकर्ण आव्यूह यह आवश्यक नहीं है कि वह अदिश आव्यूह भी हो। अब बच्चे आगे हम देखते हैं जो हमारे अगले टाइप ऑफ आव्यूह हैं, अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। प्यारे बच्चों बेहद अच्छे तरीके से और शांत मन से आप अगर अपने सामने युगबोध की किताब रख लोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। अब अगला है बच्चों इकाई या तत्समक आव्यूह, या फिर इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 8वां नंबर है प्यारे बच्चों इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं UNIT, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब बच्चे ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कहने का ये है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स, अगर विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण वाले सारे अवयव क्या हो जाएं? 1 हो जाएं, तो ये क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स या फिर इकाई आव्यूह कहलाता है। अब आपके पास ऐसे 3 आव्यूह हैं, तीनों में आप कंफ्यूज ना हो। एक है विकर्ण आव्यूह 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये विकर्ण आव्यूह हो गया बच्चे। अब अगला क्या है प्यारे बच्चों? एक हमने पढ़ा था कि 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? ये विकर्ण आव्यूह है। ये क्या है? ये विकर्ण आव्यूह भी है, लेकिन इक्वल है, तो इसे क्या बोल देते हैं? अदिश आव्यूह बोल देते हैं। और ये विकर्ण आव्यूह भी है, अदिश आव्यूह भी है, लेकिन मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 हैं, इकाई हैं, तो इसे इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो के लिए थोड़ा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं जो थोड़े से 2-4 और टाइप बचे हैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, पढ़ें, कहीं मत जाएं, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, क्योंकि आपका बाहर घूमने से भविष्य नहीं बनने वाला है, बल्कि अगर कहीं बाहर घूमने गए, कोरोना हो गया आपको, तो आपका भविष्य क्या? आपका भविष्य वहीं से ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा घर में बैठें, अपना भविष्य सुरक्षित करें और पढ़ लिख के अपना अच्छा भविष्य बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।